नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे आज क्वेश्चन के एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सारे के सारे रियल क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बन जाएँ, क्योंकि हम लगातार इसी तरीके से आपको वीडियो लाते रहेंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन सा पंचायत का अंग नहीं है, तो इसके चार ऑप्शन भी मिले हैं। पूछा था ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम निगम में से कौन सा ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम निगम, क्योंकि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत ये ग्राम पंचायत के अंग हैं। आपको बता दें कि जो भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। और सरपंच जो होता है वो ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फिस्कल पॉलिसी किसका पार्ट है, तो इसके चार ऑप्शन भी दिए थे, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, जो फिस्कल होता है वो आरबीआई के द्वारा भी कुछ जारी किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो आपको बता दें जो फिस्कल पॉलिसी होती है यानी राजकोषीय नीति, यह वस्तुओं और सेवाओं की सकल मांग, रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास सहित आर्थिक नीतियों, खासकर जो बृहद आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और टैक्स नीतियों का उपयोग है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा कब की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। दोस्तों आपको बता दें जो पंचवर्षीय योजना है इससे डेली शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो आपको बता दें जो पंचवर्षीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम था उसकी घोषणा 1975 में की गई थी और वर्ष 1982, 1986 और 2006 में इस कार्यक्रम को पुनर्संरचना की जा चुकी है। और वर्तमान में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है वो 2006 लागू है। और इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वह पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति किस अनुच्छेद के तहत जिम्मेदार होते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 75/3। अनुच्छेद से भी एक दो क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। आपको बता दें जो अनुच्छेद 75/3 है वो संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार की नीतियों और निर्णयों के लिए सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, भले ही लिया गया निर्णय एक ही मंत्रालय से संबंधित हो। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022 में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है, तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। आपको बता दें कि विराट कोहली ने मोहाली टेस्ट जो कि श्रीलंका के खिलाफ हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने 100वां टेस्ट मैच खेला है जो कि फरवरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यमुना की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन भी दिया था, जो चार ऑप्शन थे इसके कि सिंधु, चंबल, हिंडन और चिनाब। इनमें से पूछा था कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु, क्योंकि चंबल, हिंडन और चिनाब ये यमुना की सहायक नदी हैं। बात करें यमुना नदी प्रणाली की दोस्तों, तो यह सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना की जो है वो है गंगा नदी, और यह उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। और नदी में शामिल होने वाली मुख्य सहायक नदियों में सीन, हिंडन, बेतवा, केन और चंबल शामिल हैं। टोन्स में से सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना, और नदी का जो जलग्रहण है वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कौन सी झील है, तो वह है चिल्का झील। आपको बता दें जो चिल्का झील है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और बुलर झील जो कि जम्मू और कश्मीर में है, और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों आपसे खारे पानी का पूछा है तो आगे शिफ्ट में मीठे पानी की झील भी पूछ सकता है। और वेम्बनाड झील की बात करें दोस्तों तो यह भारत की सबसे लंबी झील है और यह भी केरल में स्थित है। और बात करें सांभर झील की तो यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नामक झील है और यह राजस्थान में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निशागंधी नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका चार दिया था, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। जो निशागंधी नृत्य उत्सव है वो भारत के उत्कृष्ट नृत्य उत्सवों में से एक है और यह उत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम शहर में आयोजित किया जाता है। और यह नृत्य उत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी और मणिपुरी के विभिन्न
प्रमुख प्रतिपादकों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है, तो यह एल्कीन का सूत्र है। दोस्तों इस शिफ्ट में एल्कीन पूछा है, आगे आपसे एल्काइन का भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन था कि गंगा नदी की पानी किस बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित हो रही है, तो यह कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है जो कि गंगा नदी की पानी इसके कारण दूषित हो रही है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वर्तमान में जो वित्त आयोग हैं NK सिंह हैं वह किस नंबर के अध्यक्ष हैं। कल के पूछा था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आज पूछ लिया किस नंबर के हैं, तो यह 15वें नंबर के अध्यक्ष हैं। बात के दोस्तों वित्त आयोग के संबंध में, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेखित है। आगे ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पॉइंट है कि वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अगला है कि 27 नवंबर 2017 को जो NK सिंह हैं उन्हें 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनके कार्यकाल की बात करें तो 2020 से 25 तक इनका कार्यकाल होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या सही है। आपसे क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा पूछ रहा है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया था, 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप, बोथ ऑफ द एबव, अब नन ऑफ द एबव। तो इसमें पूछा था कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके बारे में इनमें से क्या सही है। तो आपको बता दें कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं, जिसे कि आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घ रूप भी कहते हैं और इसमें 18 ग्रुप तथा 7 आवर यानी पीरियड होते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि पौधों में परिवहन के बारे में क्या सही है। 4 ऑप्शन दे दिया था कि जाइलम फ्लोएम वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, एक प्रोत दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो परिवहन होता है पौधों परिवहन के बारे में, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इसरो ने गगनयान मिशन के इंजन का टेस्ट किस राज्य में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आपको बता दें कि जो तमिलनाडु का महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है उसके इंजन टेस्ट सुविधा केंद्र में यह परीक्षण किया गया था। इसके तहत जो इंजन को 240 सेकंड के लिए फायर किया गया था और परीक्षण के दौरान इंजन हर कसौटी पर खरा उतरा था। गगनयान मिशन के तहत GSLV Mk3 यानी मार्क 3 के जरिए अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि पानी में रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है। तो यह प्रकाश अपवर्तन के कारण। आपको बता दें अपवर्तन क्या होता है, तो यह एक प्रभाव है जो तब होता है जब एक प्रकाश तरंग अभिलंब से दूर एक कोण पर इंगित एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक सीमा से गुजरती है जिसमें प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है और अपवर्तन को अपवर्तनांक द्वारा मापा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो उसमें से कुछ वस्तु से उछल जाता है और एक सतह पर प्रकाश के उछलने को अपवर्तन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इमेज बहुत छोटा बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। आपको बता दें कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण में उसका वास्तविक प्रतिबिंब अत्यधिक छोटे आकार का होगा और यह दर्पण के फोकस तल पर बनेगा। दूसरा जो ऑप्शन था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का होगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दर्पण से दोस्तों हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से आ रहे हैं, तो आप दर्पण को एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हीटर वायर का कॉयल किस चीज का बना होता है। तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। आपको बता दें जो नाइक्रोम है यह एक मिश्र धातु है जो लगभग 20% क्रोमियम और 80% निकेल से बना होता है और विद्युत ताप तत्व के कामकाज की कुंजी इसमें नाइक्रोम की भूमिका है। नाइक्रोम जो कि तेजी से विद्युत ताप तत्वों के संदर्भ में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मिश्र धातु के रूप में उभरा है और यह एक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर तत्व के लिए उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन सा कार्य किडनी द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमको नहीं मिला है, तो इसका जो राइट आंसर था वो लवण और जल को फिल्टर करना किडनी का कार्य है। आपको बता दें जो किडनी होती है उसका मुख्य कार्य होता है खून को शुद्ध करना और शरीर में पानी एवं क्षार का संतुलन के पेशाब बनाना। आपको बता दें जो किडनी का मुख्य कार्य है, अगर टॉपिक वाइज देखेंगे तो खून का शुद्धिकरण, अपशिष्ट उत्पादों को निकलना,
शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, खून के दबाव पर नियंत्रण, रक्त कणों के उत्पाद में सहायता और हड्डियों की मजबूती, यह किडनी का कार्य होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की 25 किमी की क्षेत्र किसमें आती है? 4 ऑप्शन था इसका, तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु नदी का ब्रह्मपुत्र नदी की जो 25 किमी का क्षेत्र है वह हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विद्युत मोटर किस चीज़ में काम नहीं करता है? ऑप्शन थे 4, फ्रिज, एसी, इस्त्री और उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्त्री यानी प्रेस में। जो विद्युत मोटर होता है वो प्रेस में नहीं काम करता है। आपको बता दें विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात इसे उपर्युक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगती है, जिससे इससे जुड़ी मशीन या यंत्र भी घूमने लगती है। बात अर्थात यानी यह विद्युत जनित का उल्टा काम करती है जो यांत्रिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ओजोन लेयर से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? 4 ऑप्शन इसके भी दिए थे कि सुनामी, त्वचा कैंसर, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी, यानी ओजोन लेयर से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो ओजोन लेयर से सुनामी का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फरवरी 2022 में भारत ने कौन सा वनडे मैच खेला है? तो इसका आंसर था 1000वां वनडे। आपको बता दें भारत पहला देश होगा जो 1000 वनडे खेला है और टीम इंडिया ने साल 1974 में अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था और इसके एक साल बाद यानी जून 1975 में भारतीय टीम को वनडे में पहली जीत मिली थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि भारत में भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो यह मिड डे मील योजना। आपको बता दें माध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकी लक्षण के बारे में कौन सा विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा था कि जून 2022 में साक्षरता दर स्कूल का कितना प्रतिशत बढ़ गया है? अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? ये 23 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन अब शुरू होता है दोस्तों कि आपसे पूछा था कि जो नीरज चोपड़ा हैं वह किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो यह टोक्यो ओलंपिक जो कि 2022 में हुआ था, 2021 में सॉरी। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं और नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें दोस्तों कि अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियन स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत का संविधान कितने देश के सहयोग से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था और 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसके संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हैं। आपको बता दें जो संविधान भारत का संविधान है किस किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, सोवियत संघ और जापान और फ्रांस जैसे 10 देशों से मिलकर बना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। देखिए दोस्तों पीवी सिंधु से भी लगातार 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप पीवी सिंधु के जितने भी इवेंट 2021 और 22 में हुए हैं वो सारे एक बार जरूर देख लीजिएगा। बता दें कि जो भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, इन्होंने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का महिला एकल का वर्ग का खिताब जीता है और यह फाइनल मुकाबले में मालविका वंसोड़ को 21-13, 21-16 से हराया है। बात करें पुरुष वर्ग की तो इसमें पुरुष एकल फाइनल को 9 मैच घोषित किया गया था क्योंकि फाइनल में एक खिलाड़ी को कोविड सकारात्मक घोषित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी के समय कंपनी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत ही डिफिकल्ट, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसका अध्यक्ष पूछेगा। मान लीजिए भोपाल गैस त्रासदी पूछा कब हुआ था, किस गैस से हुआ था, ये क्वेश्चन जरूर आया था। आप पूछ लिया है कि इसके अध्यक्ष, उसमें वो कंपनी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन एंडरसन। आपको बता दें कि भारत के मध्य प्रदेश जो राज्य का भोपाल शहर है उसमें
3 दिसंबर सन 1984 को एक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और इसमें यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी उसके कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। और जो कांड हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। बता दें कि ऋग्वेद संहिता जो कि सबसे पुराना विद्यमान भारतीय ग्रंथ है और इसमें 1028 वैदिक संस्कृत भजनों और कुल 10,600 छंदों का एक संग्रह है, जिसे 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। और भजन की बात करें तो यह ऋग्वैदिक देवताओं को समर्पित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पतंजलि ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, तो आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक। पतंजलि जो है इसने पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के द्वारा मिलकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीआई के साथ साझेदारी के रूप में रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बीड़ी किसके पत्ते से बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेंदू के पत्तों से। बता दें कि जो बीड़ी है वो भारतीय सिगरेट जैसा ही पदार्थ है और यह तेंदू के पत्तों में तंबाकू लपेटकर बनाई जाती है। बीड़ी शब्द जो कि बीड़ा से निकला है, जो पान के पत्तों में सुपारी तथा कुछ अन्य मसाले डालकर बनती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। बता दें कि जो भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऐसे तो 5 होता है लेकिन रेलवे के अनुसार देखेंगे तो 4 मानता है। तो कौन कौन से हैं, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। शायद ऑप्शन में था या नहीं, जिसने पेपर दिया है वो कमेंट में जरूर बताएं। तो आपको बता दें जो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, समुद्री लवण स्प्रे, जैविक क्षय, टेरपेन के फोटोकेमिकल ऑक्सीकरण, दलदल, अलौकिक निकाय फूलों, बीजाणुओं के परागकण आदि जो कि पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद रेडियोधर्मी खनिज रेडियोधर्मिता के स्रोत हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन द्रविड़ियन भाषा नहीं है यानी द्रविड़ भाषा नहीं है, तो ऑप्शन देखिए मुझे नहीं मिल पाया है। कुछ बच्चों ने बताया है कि संस्कृत था उसमें, तो संस्कृत जो कि एक द्रविड़ भाषा नहीं है। आपको बता दें द्रविड़ भाषा जो कि परिवार दक्षिण भारत की संबंधित भाषाओं का एक समूह है। कौन कौन से इसमें भाषा आते हैं, तो मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषाएं शामिल हैं। तमिल भाषा की बात करें दोस्तों तो यह मुख्य रूप से तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाती है और यह तमिलनाडु और पुडुचेरी में आधिकारिक भाषा भी है। तेलुगु भाषा जो कि भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है और यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ही आता है। कन्नड़ भाषा की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा है और इसका उल्लेख भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी किया गया है। मलयालम जो कि यह केरल राज्य की राजभाषा है। दोस्तों ये थी आज की 23 अगस्त की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन के एनालिसिस। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।